अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ शॉक। ठीक है, शॉक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि शॉक है क्या, उसके टाइप्स भी पढ़े थे एंड कॉजेज़। आज हम पढ़ेंगे शॉक के स्टेजेस। ठीक है, शॉक के 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, दूसरा है प्रोग्रेसिव स्टेज एंड तीसरा है इरिवर्सिबल स्टेज। अच्छा जी, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि स्टेजेस किस तरह, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज किस तरह डेवलप होता है। ठीक है, सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखें कि किसी का कार एक्सीडेंट हुआ है, ओके, और उसके साथ कोई भी नहीं है, तो आप उसको फ़ौरन उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाते हो कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ और उसकी ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो उसको जब फ़ौरन आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसका ये जो फर्स्ट स्टेज है, प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसकी मतलब सीवियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है, फर्स्ट स्टेज को अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए फिर प्रोग्रेसिव स्टेज डेवलप होता है, जो कि थोड़ा सा इसके निस्बत से ये ख़तरनाक वाला स्टेज है। ठीक है, और अगर मज़ीद बिल्कुल भी इलाज ना किया जाए फिर क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेज। अब हम इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। अच्छा जी, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ क्या। आपने किसी को देखा, उसकी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो इस तरह ये उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर सपोज़ उसकी जो है वेसल्स की ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग में जिसे हम हेमरेज कहते हैं, तो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो लॉस हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो 5 लीटर है, देन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड कैपेसिटी, ये तीनों जो है 5 लीटर हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको एक्सीडेंट की वजह से जो है इसकी ब्लड की वेसल्स की ब्लीडिंग हुई। ठीक है, ब्लड जो है लॉस हुए, फिर जो उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ है। ये देखें 3 लीटर है। ठीक है, 3 लीटर कम है। नॉर्मली हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो होता है 5 लीटर। ओके, वो कितना होता है, 5 लीटर। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम है क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग। जाहिर सी बात है, जब ब्लड की वॉल्यूम कम है तो क्या वीनस रिटर्न कितना होगा, वो भी तो कम होगा ना, वीनस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है। ये देखें, ब्लड लॉस हुआ है तो वीनस रिटर्न है वो भी कम है, वो कितना है, 3 लीटर, जो कि बहुत कम है। अब यहाँ पर कार्डियक जो फीलिंग है, ठीक है, हार्ट में जो ब्लड चाहिए, जितना ब्लड चाहिए वो उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है, इसीलिए हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला है। जब हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर पाएगा, नहीं ना। तो जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट, यहाँ पर मैंने ओपी लिखा है, इट मीन्स आउटपुट। ओके, जो कार्डियक का आउटपुट है वो लेस होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कार्डियक का आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़, ठीक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अब यहाँ पर जो ठीक है ब्लीडिंग हुई और ये जो सिस्टम था ये ख़राब हुआ और ब्लड प्रेशर जो था वो ड्रॉप हुआ। यहाँ पर जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर हार्ट के पास, हर पास, हमें पता है हर चीज़ के पास, जो हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के पास क्या है, नर्व है ना, न्यूरॉन से। तो क्या क्या इस नर्व ने, न्यूरॉन ये चला गया ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन को मैसेज देने के ब्लड प्रेशर क्यों ड्रॉप है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्यों कम है। यहाँ पर ब्रेन के पास जैसे ही मैसेज गया ना, मैसेज जैसे ही ब्रेन के पास गया, मेडुला के पास, ब्रेन के मेडुला के पास, ब्रेन के मेडुला ने फ़ौरन से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ये स्टार्ट हो गए, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ। जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंपनसेटरी मैकेनिज़्म, क्योंकि हम जो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। वो जो बंदा है उसकी एक्सीडेंट हुई है, ठीक है, एक्सीडेंट हुए, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल पहुंचने पर कोई टाइम लगेगा ना, एग्जैक्टली जिस टाइम कुछ लोगों की एक्सीडेंट होती है एग्जैक्टली उसी टाइम में हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, कुछ लोगों के जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल दूर हैं उस एरिया से ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कंपनसेटरी मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचो, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट ना हो, तो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। ठीक है, अब कंपनसेटरी मैकेनिज़्म करता क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जब सिंपैथेटिक जो सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ने, ठीक है,
जो यहाँ पर, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर मैसेज आया कि ब्लड प्रेशर बहुत कम है, इतना ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो रिलीज़ हो गए, ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर रिलीज़ हो गए। अब सिंपैथेटिक फाइबर ने क्या किया, ठीक है, दो काम किए। एक तो ये है कि हार्ट के पास गया, ठीक है, एक सिंपैथेटिक फाइबर ये यूँ चला गया हार्ट के पास। ये क्या है, हमारा हार्ट है। सॉरी मैंने इसको बॉल की तरह बनाया है, बट ये हार्ट है, ओके। हार्ट के पास जाने के बाद वहाँ पर उसने क्या किया, जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ किया, प्लस उसने क्या किया, स्टॉक वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया। क्योंकि हमें पता है जब भी हमारा हार्ट रेट प्लस स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जो है ना, ये आउटपुट जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, एक तो हार्ट रेट, दूसरे स्टॉक वॉल्यूम। जब हार्ट रेट प्लस स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब ये देखें, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। अगर कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज़ हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़। मीन्स कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली इस कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब आउटपुट ज़्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज़ होगी तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़, और अगर आउटपुट जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़। लेकिन कौन सा ब्लड प्रेशर, हमारे पास दो हैं, एक है सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस आउटपुट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेन ने मैसेज भेजा हार्ट को कि क्या कर रहे हो, फ़ौरन से अपना हार्ट रेट प्लस अपना स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो, तो हार्ट फ़ौरन से क्या करते हैं, जाहिर सी बात है ब्रेन की बात को कैसे ना कर सकता है, ब्रेन तो इसका हेड है, बॉस है, किंग है। तो फ़ौरन से हार्ट रेट को प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे ये दोनों इंक्रीज़ हो जाएं तो कार्डियक आउटपुट वह भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही आउटपुट जो है कार्डियक आउटपुट वो इंक्रीज़ हो गया तो जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। अब पेशेंट को ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सर्वाइव करें। दूसरा क्या हुआ, जैसे ही ब्रेन को मैसेज आया कि भाई जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है, तो ब्रेन ने जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टार्ट किया, तो यहाँ पर एक ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसने क्या किया, इसने वैसो कंट्रैक्शन करना शुरू किया। वैसे कंट्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू, हमारे जो पेरिफेरल टिश्यू है, इट मीन्स हमारे जो जीआईटी है, हमारी किडनी है, हमारे स्किन है, वहाँ पर इस दौरान जो एक्सीडेंट हुआ है इस टाइम जो है ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ज़्यादा कहाँ चाहिए, हार्ट प्लस ब्रेन को चाहिए, ठीक है। जब एक्सीडेंट हो तो ये दोनों जो है वाइटल ऑर्गन है, मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। तो इन दोनों जो हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो इसीलिए फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन अपने सिंपैथेटिक न्यूज़ सिस्टम के थ्रू क्या करता है, यहाँ पर आकर वैसो कंट्रैक्शन करता है। यानी इट मीन्स के जो हमारे किडनीज़ हैं, हमारे टिश्यू हैं, हमारे जीआईटी है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है, ताकि उस जहाँ पर हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिले, ठीक है। हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिले, इसीलिए जो पेरिफेरल टिश्यू है वहाँ के ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है। ज़्यादा ब्लड जो उनके से का है वो भी हार्ट और ब्रेन को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो पेशेंट है जिसके एक्सीडेंट हुई है ना, उसके जो सर्वाइव के चांस हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचने की कोशिश करेगा कि मर ना जाए या फिर सीरियस कंडीशन ना हो जब तक वो बंदा हॉस्पिटल ना पहुँचे। अच्छा जी, अब ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है, हेमरेज हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लीडिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है ब्लड कम था ना, जब ब्लड कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ ब्लड की कमी की वजह से, तो यहाँ पर ये किडनी है, ठीक है, किडनी के पास भी मैसेज चला गया कि ब्लड प्रेशर क्यों कम है, इतना ब्लड प्रेशर क्यों कम है। किडनी को फ़ौरन से पता चल गया कि क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर कम होती है तो किडनी के पास मैसेज चला जाता है कि ब्लड प्रेशर कम है। तो किडनी क्या करता है, फ़ौरन से रेनाइन रिलीज़ करने लग जाता है, ठीक है। रेनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करने लग जाता है। अब रेनाइन क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिन है ना, एंजियोटेंसिन लीवर ने बनाया, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन है जो लीवर बनाता है और उसको रिलीज़ भी कर देता है। रेनाइन ने आकर इस एंजियोटेंसिन को ब्रेक डाउन किया और उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट किया। अब क्या हुआ,
अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंडोथेलियल सेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद है। एंजियोटेंसिन, वो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को ब्रेक डाउन करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 के 4 फंक्शन हैं, ठीक है, 4 फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर सर्कल में देखें, 1 2 3 4, ठीक है। एंजियोटेंसिन 4 काम करता है, ठीक है, 4 फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है, पहले इसने मैसेज भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जिस शख्स की एक्सीडेंट हुई है ना, तो वो जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज आया तो उस शख्स को क्या, वो प्यास, ही फील्स ट्रस्टी, ठीक है, उसे प्यास लगेगी, वो पानी मांगेगा, ठीक है, वो पानी मांगेगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ने ब्रेन को सिग्नल दिया, और ब्रेन पर जाहिर सी बात है, जब ब्रेन को सिग्नल मिलती है तो सारे काम ब्रेन ही करवाता है ना, तो उस शख्स को फिर प्यास लग जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो ये हमारे वेन्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये आर्टियल्स है, ये वेन्यूल्स है, इसके ऊपर जो स्मूथ मसल्स, इनको क्या करता है, ये आकर इन वेन्यूल्स के ऊपर इनको वीनो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, कंट्रैक्ट करता है वेन्यूल्स को, ठीक है। जब वेन्यूल कंट्रैक्ट हो जाए ना, इस तरह भी रिलैक्स है ना, इस तरह कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, कंट्रैक्ट हो गए, ठीक है। जब कंट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या होता है, ब्लड की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, जाहिर सी बात है, ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, ये उस टाइम ये हार्ट और ब्रेन की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, बाकी जो पेरिफेरल टिश्यू है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कंट्रैक्शन कर रही है कि अभी एक्सीडेंट हुआ है, कि जीआईटी का क्या काम, ठीक है, अभी जीआईटी का क्या कम एक्सीडेंट के दौरान, और स्किन का क्या कम, इस तरह किडनी, ठीक है, किडनी का भी फिल्ट्रेशन का कोई काम नहीं है ना, तो वहाँ पर अभी प्रॉपर ब्लड नहीं चाहिए, फ़िलहाल ब्लड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन एंड हार्ट को चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन 2 ये कहता है कि जीआईटी और स्किन, इधर भी ब्लड का क्या काम है, तो ज़्यादा से ब्लड ब्रेन और हार्ट में चला जाए, इसीलिए वो वहाँ के जो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनके वेन्यूल के ऊपर उनको वैसो कंट्रैक्शन करता है, तो वैसो कंट्रैक्शन के बाद, ठीक है, वैसे कंट्रैक्शन करता है तो फिर ज़्यादा जो ब्लड है वो क्या, हार्ट की तरफ, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वो हार्ट की तरफ ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा ना, तो वीनस रिटर्न जब ज़्यादा होगी तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा ब्लड जाएंगे, ठीक है। वीनस रिटर्न के बाद जो हार्ट की फीलिंग है ना, हार्ट की फीलिंग ज़्यादा होगी, हार्ट में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा, जब हार्ट में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा तो हार्ट जो है ज़्यादा ब्लड पंप कर पाएगा, ठीक है, उसका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होगा। जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, जो आउटपुट है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इस आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी आउटपुट ज़्यादा हो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा था तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्टेबल हुआ, ठीक है, स्टेबल हुआ, ये हमारा था दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या होता है, यही एंजियोटेंसिन 2 जाकर आर्टरियल के ऊपर, ठीक है, आर्टरियो कंट्रैक्शन करता है। जब आर्टरीज कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से इंक्रीज़ हुआ तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा। हमें यहाँ पर पता था कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कार्डिक आउटपुट पर डिपेंड है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये किस पर डिपेंडेड है, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंडेड है। जैसे ही टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़, अगर इंक्रीज़ हुआ तो ये भी इंक्रीज़, ठीक है जी। अब फोर्थ काम क्या है, एंजियोटेंसिन का लास्ट फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर जाते हुए ये जो हमें पता है कि हमारा ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है, किडनी के ऊपर हमारा हम ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, हर किडनी के ऊपर इस तरह ये जो है ना एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या है, अच्छा जी, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या है, ये है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, ये रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स मौजूद है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है यहाँ पर रिलीज़ होने के बाद ये आकर इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, रिसेप्टर के ऊपर। अब रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स फ़ौरन से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करने लग जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज़ हुआ, ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम चाहिए ताकि जो है जो है जाहिर सी बात है, बंदा जो है शॉक में ना जाए, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए।
अब ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो हार्ट में भी ज़ाहिर सी बात है ब्लड कम हो जाएगी, तो हार्ट के लिए सही नहीं है, ठीक है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि हार्ट जो है प्रॉपरली जो ब्लड है ना उसको फिर पंप करें, फिर नहीं कर पाएगा पंप। अब एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज़ हुआ, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ने जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज़ किया, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रिटेन करता है सॉल्ट एंड वाटर को, ठीक है, सॉल्ट और वाटर को लॉस होने नहीं देता, ठीक है, इसको रिटेन करता है कि बॉडी के अंदर के लॉस ना हो जाए, ठीक है। अब जब सॉल्ट जो एंड वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर ये क्या करते हैं, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं ना, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये सॉल्ट और वाटर जो है ये अगर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए तो ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी ना। बट यहाँ पर क्या किया, एल्डोस्टेरोन ने इसको बॉडी के अंदर ही रिटेन किया। जब रिटेन हुआ तो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई। ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पर हमें पता है कि जो वीनस रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़, और फिर क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। अच्छा जी, आपने देख लेना ये प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज था, ठीक है। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ने ये इस तरह मतलब हमारा साथ दिया कि वो जो बंदा है उसकी एक्सीडेंट हुई है ना, उसकी एक्सीडेंट हुई है वो फ़ौरन से उसकी डेथ ना हो जाए, वो सरवाइव कर सकें। तो बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है कि वो सरवाइव कर सके जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे। अब आप उसे अभी भी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ठीक है, आप अभी तक पहुँचे नहीं, ठीक है, अब हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यहाँ पर हमें पता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत चीज़ें जो है यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, एडीएच जो है रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच रिलीज़ करता है जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब एडीएच का दो काम है, फर्स्ट क्या करता है एडीएच, ये जाकर आर्ट्रियल कंट्रक्शन करता है, ठीक है। जब आर्टरीज की जाहिर सी बातें कंट्रक्शन होती है तो जो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हमें पता है टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस किस पर डिपेंडेंट है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंडेंट है, इस पर ना। तो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस जो है ये जब इंक्रीज़ हुआ तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा हेल्प कर रहा है कि उस बंदे के जो है ब्लड प्रेशर जो है वो फ़ौरन से ड्रॉप ना हो और उसकी कंडीशन क्रिटिकल ना हो। इस तरह जो है वो जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो वो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, ड्रॉप हो जाए, तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि उसके लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि जो एडीएच है ये जाकर किडनी को जो है मैसेज, किडनी का जो लास्ट नेफ्रॉन है, हमें पता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में है, और नेफ्रॉन के ये देखो फर्स्ट सेकंड लास्ट जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है यहाँ पर अक्सर ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया लास्ट पार्ट नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट क्या करता है, ये जो है वाटर को, अक्सर वाटर जो है यहाँ पर रिएब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, लॉस हो जाते हैं, हमें पता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर की है रिटेन हो जाती है, वाटर लॉस नहीं होता। किडनी का काम ही है फिल्ट्रेशन ना। अब ये क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वाटर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अभी ब्लड की वॉल्यूम हमें ज़्यादा चाहिए। अगर वाटर लॉस हुआ तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। जब वाटर लॉस नहीं हुआ तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़, एंड ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हुआ तो वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़, वीनस रिटर्न जैसे ही ज़्यादा हुआ तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़, और इसी तरह जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन। अगर यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि किस तरह जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, देन कार्डिक आउटपुट, देन वीनस रिटर्न, तो मैं ये यहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब ब्लड की वॉल्यूम जो है हमने इंक्रीज़ की ना, पहले 3 लीटर थी, सपोज़ हमने कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद दोबारा से 5 लीटर तो नहीं, मैं 4 लीटर कहती हूँ, ठीक है, 4 लीटर या 3 लीटर, ये क्या, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो वीनस रिटर्न है ना, इसको कहते हैं वीनस रिटर्न, मीन्स हार्ट के पास फिर से ब्लड चला जाए, वीनस रिटर्न हुआ, वो भी इंक्रीज़ हुआ। जो कार्डियक फीलिंग थी, हार्ट को ब्लड मिल गए, ठीक है, हार्ट को ब्लड चाहिए था, हार्ट को ब्लड मिल गई, और फिर यहाँ पर जो है हार्ट ने फिर से ब्लड को पंप किया ना, ताकि पूरे बॉडी को ब्लड मिले, उसको आउटपुट कहते हैं ना, आउटपुट, कार्डिक आउटपुट। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हुई तो जाहिर सी बात है, कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज़ हुई तो जो प्रेशर था वो भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, मीन्स जो नॉन प्रोग्रेस स्टेज था वो इस तरह था।
अब क्या हुआ, सपोज़ आप उसे हॉस्पिटल ले गए और उसकी ट्रीटमेंट हो गई और वो ठीक हो गया, उसने आपको थैंक यू वेरी मच भी कह दिया, अच्छा वो ठीक हो गया। लेकिन इन केस आप अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक्सीडेंट हुई है वहाँ पर आसपास में हॉस्पिटल नहीं है बिल्कुल भी, तो आप अभी भी गाड़ी में अब जा रहे हैं, अब आगे क्या होता है उसके साथ, ठीक है। यहाँ तक तो उसका ब्लड प्रेशर सर्वाइव, वो ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ और फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की तो वो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन इनके सब बहुत दूर हैं हॉस्पिटल से, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उसके बॉडी के अंदर क्या सिस्टम चलेगा अब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी आप अब क्या होगा, जो आप अभी तक गाड़ी में हैं उस शख्स के साथ जिसकी एक्सीडेंट हुई है और हॉस्पिटल से वो बहुत दूर है, तो फिर नेक्स्ट ये वाला जो है सिस्टम जो है उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, ठीक है। शॉक का जो प्रोग्रेसिव स्टेज है ये वाला है। उस स्टेज में क्या हुआ, पेरिफेरल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई को कम कर दिया गया ना, है ना, ताकि हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिले, ठीक है, हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिले। और जो किडनी, स्किन, जीआईटी, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई थी वो बहुत कम कर दी गई ताकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिले। लेकिन फिर क्या होता है, जो पेरिफेरल टिश्यू हैं वो कहते हैं कम ऑन, हमारा भी ख्याल रखो, हमें भी ब्लड चाहिए, हमें काफ़ी देर तक इस तरह भूखा प्यासा ना रखो, हम भी मर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पेरिफेरल टिश्यू जिनको हमने ब्लड सप्लाई वहाँ पर रोक दिया था, वो जाकर ग्लूकोज को लेकर ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड में नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो पायरुविक एसिड है वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर उस शख्स की एक्सीडेंट हुआ है और ब्लड की सप्लाई कम है। जब ब्लड ही नहीं है तो ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद है, ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। तो ब्लड ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ उसे मिलेगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो ग्लूकोज जैसे ब्रेकडाउन हुआ पायरुविक एसिड में, यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं है कि वो अपने घर में है, खाएं पिए ऐश करें, ये वाला कंडीशन है जो खा रहा है, पी रहा है, मज़े कर रहा है। लेकिन अभी उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, उसका ग्लूकोज जो है उसकी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल टिश्यू हैं जहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हुई थी, वो क्या करते हैं, फ़ौरन से पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में उस वक्त में बनता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं या घूम फिरते हैं या आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और आपके जो मसल्स हैं वहाँ पर जब आपको पेन फील हो रहा है ना, कि आप कह रहे हो आज मेरे मसल्स में बहुत दर्द है, तो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से दर्द होती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है, जो पायरुविक एसिड है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब लैक्टिक एसिड का काम क्या है, लैक्टिक एसिड का काम हमें पता है कि वेसोडाइलेशन है। ये इसका मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी, सपोज़ कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, नॉर्मल लोग भी रहते हैं, लेकिन दो सियासी बंदे भी रहते हैं, ठीक है, जो सियासत में हैं, ठीक है। एक है ब्रेन, दूसरा है हार्ट, ठीक है। समझे, ये क्या करते हैं, ये जो है पॉलिटिशियन में काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस एरिया में जो सब रह रहे हैं वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, पानी बहुत कम है उस एरिया में। तो हार्ट और ब्रेन ज़्यादा पानी ले रहे हैं और बाकी गरीब आवाम को, बेचारों को पानी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी वैसे भी पानी की बहुत कमी है, तो इसी तरह, ठीक है, पानी की कमी हो रही है। अब काफ़ी अरसे से जो है पेरिफेरल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर जैसे लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसने स्टेंट देना शुरू किया। इसने कहा भाई ये क्या मसला है कि सब हमारे से कभी जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट को मिल रही है और ब्रेन को, बाकी हम क्या करें, हम तो हार्ट के ब्लड के बगैर तो जी नहीं सकते। तो समझो ये क्या करता है, ये वो शख्स है जो स्टैंड लेता है, ठीक है। जो होते हैं ना बलोच एंड पठान, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, फ़ौरन से कहते हैं नहीं स्टैंड लेना चाहिए। क्यों भाई, हमारा जो पानी का हिस्सा या ब्लड, ठीक है, यहाँ पर ब्लड को मैंने ऐसा पानी लिया है ताकि आपको समझ आ जाए, जो हमारे एरिया का पानी है वो ब्रेन को और हार्ट को क्यों मिले भाई, हमें भी तो चाहिए, पानी के बगैर तो हम भी नहीं जी सकते। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये जाकर पानी का बॉल खोल देता है कि गरीबों के घर में भी पानी चला जाए, ठीक है। इतने दिनों से, इतने हफ्ते से पानी का जो वॉल है वो बंद किया हुआ है, हम नहीं जी सकते पानी के बगैर। तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर क्या करते हैं, जिस शख्स के एक्सीडेंट हुआ उसकी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड जाकर जहाँ जहाँ पर वैसो कंट्रैक्शन हुई थी, ठीक है, वैसो कंट्रैक्शन हुई थी जीआईटी में, स्किन में, किडनी में,
उनका क्या करता है वेसोडाइलेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड जाकर उनकी जो ब्लड वेसल है उनके वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन करने के बाद वापस वहाँ पर उनको ना थोड़ा सा ब्लड मिलने लग जाता है, ठीक है। किडनी, स्किन और जीआईटी को उनको ब्लड वापस सप्लाई होने लग जाते हैं, रीसप्लाई। लेकिन ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज है क्योंकि हार्ट को फिर ब्लड नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगी क्योंकि इसीलिए तो हार्ट ने इनका जो ब्लड है इनको देना बंद किया ताकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिले। और अगर हार्ट ही ख़त्म तो क्या ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं ना, दिल के बगैर कैसे रह सकते हैं। फिर जैसे ही वेसोडाइलेशन हुआ, जो वीनस रिटर्न तब वो कम हुआ, ठीक है। वीनस रिटर्न जो था वो डिक्रीज हुआ। वीनस रिटर्न जब कम डिक्रीज होगी तो कार्डियक फीलिंग इंक्रीज हो सकती है क्या? नहीं ना, कार्डियक फीलिंग भी डिक्रीज हुई। कार्डियक फीलिंग डिक्रीज हुई तो उसको उसके जो हार्ट था, जिस शख्स के एक्सीडेंट हुआ है उसके मायोकार्डियल डिप्रेशन, फर्स्ट ये वाला उससे प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद मायोकार्डियल डिप्रेशन उससे हुआ क्योंकि बाकी पेरिफेरल टिश्यू ने कहा कि इतने देर तक हमें बग़ैर ब्लड के मत रखो, तो उसने लैक्टिक एसिड ने वेसोडाइलेशन किया। वेसोडाइलेशन के बाद वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ। वीनस रिटर्न जैसे ही डिक्रीज हुआ, कार्डियक फीलिंग भी बहुत कम हुआ। कार्डियक फीलिंग के कम होने की वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिला। हार्ट को हमेशा प्रॉपर ब्लड ही चाहिए, अदरवाइज़ मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकती है हार्ट को। इसके बाद कार्डिक फीलिंग कम होने के बाद आउटपुट, कार्डिक आउटपुट है वो भी जाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? वो तो इसके ऊपर डिपेंडेड है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हुआ। टिश्यूज़ वगैरह में हमें पता है कि ब्लड की सप्लाई बहुत कम है। जाहिर सी बात है जब ब्लड कम है तो न्यूट्रेंट, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब कम हो जाएगी ना। तो ऑक्सीजन की भी क्या हुआ? डेफिशिएंसी भी, ऑक्सीजन कम हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत कम है क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड के अंदर ही तो सब कुछ है। ब्लड लॉस हुआ है, ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो टिश्यू जो है वो लैक्टिक एसिड में ज़्यादा, लैक्टिक एसिड में टिश्यूज़ में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है। लैक्टिक एसिड का काम ही है वेसोडाइलेशन, ठीक है। जो वेसोडाइलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जब वेसोडाइलेशन इंक्रीज़ होगी तो वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगी तो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़। ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ हुआ, जो हमारे एंडोथेलियल सेल हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखें हमारे ब्लड वेसल के ऊपर इस तरह हमें पता है कि एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये एंडोथेलियल सेल इंजर हो जाएंगे और जैसे ही ये एंडोथेलियल सेल इंजर हो जाए ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे एंडोथेलियल सेल हैं वो इंजर्ड हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड इनसे रिलीज़ हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड नोटी, ये भी लैक्टिक एसिड की तरह है। ये क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन करते हैं। मज़ीद वेसोडाइलेशन हुआ जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और आप माशाल्लाह अभी भी इतने स्लोली गाड़ी चला रहे हो, हॉस्पिटल दूर है और बेचारा उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरा होता जा रहा है, ठीक है। वेसोडाइलेशन हो रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पर देखें जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसका बीपी क्या है, किस तरह है। बीपी को अगर हम देखें तो वेसोडाइलेशन की वजह से बीपी जो है उसने बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जमा होते जा रहा है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगा तो कार्बोनिक एसिड भी वहाँ पर बनने लग जाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या है, वो इंक्रीज़ है, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड भी बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी इंक्रीज़ है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एंडोथेलियल सेल के इंजर होने से इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इन कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़, लैक्टिक एसिड इंक्रीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज़। ये क्या करते हैं? ये जाकर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर जो हमारा ये वेजोमीटर सेंटर है इसके ऊपर ये क्या करता है? इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है? वेसोमोटर सर्कल है ये अपने आप ही कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। ये अपने आप ही कंप्रेस्ड हुआ क्योंकि इसको ये वाला इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं काम कर सकते इस तरह के इन्वायरमेंट में। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में क्या हुआ? वेसोमोटर सेंटर ने इसने काम करना ही छोड़ दिया। जब इसने काम करना ही छोड़ दिया, ठीक है, ये काम ही नहीं कर पा रहा तो क्या ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो इसके ऊपर डिपेंड है कि ये मुझे कोई मैसेज दे तब जाके आगे मैं मैसेज दे दूँ, आगे अपना काम शुरू करूँ। जब मेरे बॉस ने मुझे हुक्म नहीं दे तो मैं क्यों काम करूँ, ठीक है।
जब इसके बॉस ही मर गया तो इसके जो क्या कहते हैं वज़ीर एंड जो फ़ौजी जो होता है ना वो सिस्टम, तो ये जो है आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये स्टॉप हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में, इस हालत में क्या होता है, जो वेसल कंट्रैक्शन है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। वेसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और हार्ट को ब्लड नहीं मिलती। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिल रही तो वेसो डायलेशन की वजह से, ठीक है, हार्ट को एक तो ये है कि वेसो कंट्रैक्शन नहीं हो रही, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रही, दूसरी वेसो डायलेशन हो रही है और हार्ट को ब्लड नहीं मिल रही। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो है मायो डिप्रेशन एक्टिवेट होता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रही, तो जो क्या होता है मायो डिप्रेशन, ठीक है। ये दूसरा स्टेज था जो आप उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए ट्रैफिक की वजह से, या फिर आपकी ड्राइविंग जो है वो बहुत आप आहिस्ता चलाते हो, या फिर इस वजह से खुदा जाने। तो इन दोनों हालात में आपको हॉस्पिटल जाना था। फर्स्ट स्टेज के बाद आपको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन कुछ हुआ है, सपोज़ आप ट्रैफिक की वजह से आप नहीं वहाँ हॉस्पिटल पहुंच सके, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो, ओ माय गॉड, हॉस्पिटल तो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, आप अभी भी वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। तो इस पेशेंट का आप देखें क्या होता है उसके साथ, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद इट मीन्स हमें फ़ौरन उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए हर हाल में, लेकिन हो रहा है कि ट्रैफिक जाम की वजह से, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप नहीं पहुंच रहे हैं। और सपोज़ अभी तो आपने अगर इस कंडीशन में, ठीक है, जो सेकंड स्टेज था, इस स्टेज में अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर भी उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, वो बंदा रिकवर हो सकता है, ठीक है, रिकवर होने के चांसेस हैं। इन केस अगर अभी भी आप वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज क्या है, ठीक है जी, आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचे हैं तो थर्ड स्टेज उसके बॉडी में स्टार्ट हुआ। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल स्टेज। रिवर्सिबल स्टेज से आप अंदाज़ा ही लगाएं कि ये इस तरह का स्टेज है कि अगर आप हॉस्पिटल पहुँच भी जाएं इसके बाद, फिर भी उस शख्स का जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, उसकी कंडीशन बहुत। अच्छा जी, आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, ठीक है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो क्या होता है उस पेशेंट के साथ, उसके बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस चलेगा, मैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पर हुआ कि ठीक है, ब्लीडिंग होती जा रही है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो जो उसका जो ब्लड है वो उस पेशेंट के अंदर बॉडी का सॉरी, जो ब्लड है ना वो ब्लड बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, डिक्रीज़ का हो या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है। जब ब्लड की सीवियर डेफिशिएंसी होगी तो टिश्यूज़ वगैरह में क्या ब्लड मिलेगा, नहीं ना, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जब ब्लड ही नहीं मिल रही प्रॉपरली तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होती। और हमें पता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके एटीपी बनाता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी बनाता है ताकि सेल जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो एटीपी एनर्जी यूज़ करके काम करें ना। हम इंसान हैं, हमें भी एनर्जी के बग़ैर नहीं काम कर सकते, जब खाएं पिए ना तब जाकर हम एक्टिव हो जाते हैं। तो बॉडी के अंदर का भी यही सिस्टम है, जब वो एटीपी यूज़ ना करें वो काम नहीं कर सकते। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड ये है कि मुझे ऑक्सीजन दो तब मैं एटीपी बनाऊँगा, जब ऑक्सीजन है नहीं तो एटीपी कहाँ से बनेगी, तो एटीपी की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, एटीपी बहुत कम। और हमें पता है कि हमारे हर सेल के ऊपर ना, ये सेल है, सेल के ऊपर जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल्स मौजूद हैं, जो कि 3 सोडियम को पंप आउट करता है, ठीक है, 3 सोडियम को पंप आउट करता है, ठीक है, और 2 सोडियम को पंप इन, सॉरी, कैल्शियम, आई मीन पोटेशियम, ठीक है, 2 पोटेशियम हमेशा सेल के अंदर चला जाता है और 3 सोडियम जो है सेल के बाहर। ये क्या है, इसका काम कौन करता है कि सोडियम 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को कहते हैं आप अंदर आ जाओ। ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल। ये भी है जो ये जो चैनल है ये एटीपी को यूज़ करके ये फंक्शन करता है, ठीक है, एटीपी को यूज़ करने के बाद सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर। अब ये एटीपी है ही नहीं हमारे पास, क्या ये चैनल काम कर पाएगा, नहीं, ये चैनल ही काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एटीपी यूज़ करने के बाद 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर। अब ये सोडियम पोटेशियम जो एटीपेस चैनल है ये भी ख़राब। अब ये जो ख़राब हुआ तो पूरा सिस्टम ख़राब, क्योंकि जो सोडियम है जिसको 3 सोडियम को बाहर आना चाहिए, ये नोटी सोडियम जो है अंदर आते हैं, ठीक है, सेल के अंदर आ जाते हैं ये सोडियम, और जो पोटेशियम इसको सेल के अंदर होना चाहिए ये बाहर निकल जाते हैं। ये तो गलत बात हुई ना, इस तरह में नहीं चाहिए था, लेकिन इस तरह हो जाता है क्योंकि ये चैनल ही नहीं है। अब क्या हुआ,
जब ये सिचुएशन हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें तो एटीपी की जो है वो एटीपी है नहीं, ठीक है। एटीपी की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है। एटीपी की डेफिशिएंसी हुई है और हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव नहीं हुए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, बनाता गया। अब कार्बोनिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, जो ब्लड था वो बहुत एसिडिक हुआ और एटीपी बहुत कम। अब ये दोनों करते क्या हैं कि एटीपी कम और एसिड ज़्यादा, ये करते हैं लाइसोसोम को डैमेज, ठीक है। लाइसोसोम को डैमेज, ये हमारे सेल हैं, सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद हैं जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, इस लाइसोसोम को डैमेज किया। ये जब डैमेज हुए तो इसके अंदर से जो है एंजाइम्स रिलीज हो गए, ठीक है। लाइसोसोम जैसे ही डैमेज हुआ, लाइसोसोमल एंजाइम्स लीक आउट हो गए, ठीक है, यहाँ से इसके अंदर से निकल गए। निकलने के बाद ये क्या करते हैं, ये सेल को ही डैमेज कर देते हैं। इनको ये नहीं पता कि इसका अपना सेल है, इनका काम है बैक्टीरिया वगैरह को डैमेज करना। लेकिन इस कंडीशन में क्या करते हैं कि एटीपी बिल्कुल कम है और हाई जो ब्लड है वो बहुत एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है। तो फिर या क्या होता है, लाइसोसोम डैमेज होंगे तो वो अपने सेल को ही डैमेज करेंगे। फिर क्या होगा, टिश्यू की डैमेज। इसीलिए हम रिवर्सिबल स्टेज को क्या कहते हैं, सुसाइड, ठीक है। रिवर्सिबल स्टेज को हम क्या कहते हैं, सुसाइड, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में टिश्यूज़ की भी डैमेज होती है, टिश्यू की नेक्रोटिक होती है, टिश्यू डैमेज होते हैं, ठीक है, डेथ होती है इनकी। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी बेचारे को ब्लड नहीं मिला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ब्लड जब नहीं मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिमांड ये है कि वो ऑक्सीजन लेकर एटीपी बनाए ना। अब एटीपी नहीं बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ख़राब है। जो हमारा जो पिछले वाला एटीपी था वो आप जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, इसी तरह एमपी में, हमें पता है, फिर एमपी में कन्वर्ट हुआ। इस तरह ये प्रोसेस है, फॉस्फेट जो है वो कम होते गए। लेकिन आपने 3-4 घंटे आप अभी भी ड्राइव कर रहे हो, आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचे हो, तो क्या होता है, ये जो एएमपी है ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन में, ठीक है। और यहाँ पर कोई फॉस्फेट नहीं होता, बग़ैर फॉस्फेट के जस्ट एडिनोसिन रह जाता है, ठीक है। जस्ट एडिनोसिन ही रह जाता है बग़ैर फॉस्फेट के। जब एडिनोसिन रह गया है तो ये क्या करता है, ये घूम फिर कर ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर चला जाता है एडिनोसिन, वहाँ पर एडिनोसिन जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये वाला यूरिक एसिड जो है वो कभी भी सेल के अंदर नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूरिक एसिड सेल के अंदर जाए। तो अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए, ठीक है। अब जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर अगर जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई करें, जितना भी दे दें, इनकी ट्रीटमेंट करें, ये यूरिक एसिड बिल्कुल भी फिर वापस एएमपी एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, तो कहाँ से कन्वर्ट होगा, ठीक है। यूरिक एसिड सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, तो कहाँ से एडिनोसिन फिर वापस ये एमपी फिर एडीपी एटीपी नहीं हो सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। यूरिक एसिड को इजाज़त ही नहीं है सेल के अंदर जाने की। तो इस स्टेज में क्या होता है, डॉक्टर जितना भी कोशिश कर सके कि उस शख्स को शॉक से निकाल दें, वो बंदा शॉक से नहीं निकल पाता, ये कंडीशन उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आप फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाते तो फिर भी ट्रीटमेंट पॉसिबल, बट इन दिस स्टेज ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो पेशेंट है वो शॉक के अंदर चला जाता है। आई होप कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।